Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain resilience. पहले इसकी definition देख लेते हैं. They are the locus of points of isoquant where the marginal product of inputs is zero. The area between two results is called economic region of production. Reason क्या है? जब आइसोक्वेंट बनाए जाते हैं तो वो पूरा का पूरा आइसोक्वेंट टेक्निकली एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि दो फैक्टर्स के बीच में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होती जाती है और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जीरो हो जाती है. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जब जीरो हो जाती है, उस सिचुएशन में दो फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है, या इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द इनपुट जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. जहां पर ये इकोनॉमिक इनएफिशिएंट एरिया होता है या जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जीरो हो जाती है, उस पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो हमें रिजलाइंस मिल जाती है. अपर रिजलाइंस shows the marginal product of capital is zero and lower ridgeline shows the marginal product of labor is zero. इसको मैं एक बार प्रॉपर तरीके से डायग्राम में समझा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. IQ1 आप रिजलाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको देखना होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर्स जीरो कहां पर हो रही है. तो उसके लिए एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचिए और एक हॉरिजॉन्टल. ए पॉइंट पर लेबर की OL1 क्वांटिटी एंड कैपिटल की OK1 क्वांटिटी यूज हो रही है. यदि इसके बाद भी यदि प्रोड्यूसर कैपिटल की क्वांटिटी को बढ़ाता है, सपोज बढ़ाकर Q2 करता है, तो उस सिचुएशन में प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि IQ1 सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है और जब काम K1 क्वांटिटी से ही चल रहा है तो उस सिचुएशन में K2 या कैपिटल की और क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रोड्यूसर कैपिटल की और क्वांटिटी बढ़ाता है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है. सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए. F पॉइंट पर L2 एंड कैपिटल की K2 क्वांटिटी यूज हो रही है और वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट शो कर रही है. F पॉइंट पर MRTS जीरो है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, क्योंकि यदि इसके बाद भी सपोज एक क्वांटिटी और बढ़ाई जाती है, लेबर की एक क्वांटिटी और बढ़ाई जाती है, फिर भी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि IQ1 सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहा है और जब लेबर की L2 क्वांटिटी से काम चल रहा है तो फिर एक क्वांटिटी यदि और बढ़ाई जा रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी. तो A पॉइंट और F पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड एरिया है. इसके बाहर यदि प्रोड्यूसर जाता है तो उसको
बेनिफिट होने की जगह लॉस होना शुरू हो जाएगा, या उसको हम टेक्निकली इनएफिशिएंट एरिया कहेंगे, या ए और एफ के बीच का जो एरिया है वो एरिया केवल इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। सेम आप IQ2 पर फाइंड आउट कर सकते हो। पैरेलल लाइन को बना OY के पैरेलल या OX के पैरेलल लाइन को बनाकर आप IQ2, 3, 4 एंड 5 का रिस्ट्रिक्टेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। और जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपको रिज लाइंस मिल जाती है। अपर रिज लाइन शोज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज जीरो, जैसे मैंने यहां पर बताया। इसके बाद यदि एक क्वांटिटी और यूज हो रही है तो उससे कुछ भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गेन नहीं होगी, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। सेम लोअर रिज लाइन शोज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। सेम यदि यहां पर प्रोड्यूसर लेबर की क्वांटिटी को और बढ़ाता है तो उसको उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। एक डिफरेंट आइसोपॉइंट कर्व पर जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया निकल कर आते हैं उन पॉइंट को मिलाने पर हमें रिज लाइन मिल जाती है और इन लाइन के बीच का एरिया इकोनॉमिकली सफिशिएंट या इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है। और इस लाइन के बाहर का एरिया, चाहे वो ऊपर का हो या फिर नीचे का, दोनों ही इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट होते हैं। होप सो आपको रिज लाइन समझ में आ गई होंगी और जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसकी प्रॉपर नोट्स मैं अपने ब्लॉग में लिख रही हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अदर फॉर्म्स ऑफ आइसोक्वेंट। टिल देन बाय, टेक केयर।